नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है आगरा। आगरा जिला के नया गांव में 29 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे करण सिंह अपने भाई भानु सिंह के साथ थाने पर पहुंचे और करण सिंह ने वहां ये बताया कि उनका 8 साल का बेटा रौनक शाम को 5 बजे घर के बाहर से खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। पुलिस ने फौरन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे आप फोटो ले आइए, क्या पहने हुए था, क्या हुलिया था, क्या हुलिया थी बच्चे की, क्या हाइट थी, क्या रंग था, ये सब चीज़ें जो सामान्य हैं, लिखी जाती हैं, ये सब पता करके उसकी बच्चे की गुमशुदगी लिख ली गई। रौनक की गुमशुदगी थाने पर अंकित हो गई और थाने पर थानाध्यक्ष ने कहा कि आप लोग घर पहुंचिए, अभी मैं एक टीम भेजता हूं, वो जांच करेगी। थोड़ी सी संवेदनशीलता इस बात को लेके बढ़ी है कि छोटे बच्चे, बच्चियों या नाबालिग लड़कियों के गायब होने पर थोड़ा सा अब पुलिस संवेदनशीलता दिखाती है। कारण उसका ये है कि अगर बाद में कोई अनहोनी होती है तो कानून व्यवस्था की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही हुआ और पुलिस, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही फौरन मौके पर पहुंचे और सब लोगों से बात की, पूछा अंतिम बार किसने देखा, और किसी ने बताया चाचा ने देखा, किसी ने कहा कि माँ ने देखा, और 5 बजे के आसपास उसका घर से गायब होना बताया गया। पुलिस आई, मोहल्ले के लोगों को पता लगा, सारे लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने ढूंढना शुरू किया। लड़के के पिता करण सिंह ज़्यादा परेशान थे, माँ भी परेशान थी और उसके चाचा भानु सिंह भी परेशान थे। माँ का करुण क्रंदन सुन के तमाम मोहल्ले की औरतें भी वहाँ जमा हो गईं और उसको समझाने बुझाने का काम उन्होंने, जो सामान्य रूप से महिलाएं करती हैं, कि महिलाओं के पास महिलाएं बैठ के उसे समझाने की कोशिश करती हैं, बताती हैं मिल जाएगा, गया होगा, किसी ने कोई ले गया होगा। सवेरे तक जब बच्चा नहीं मिला तो चाचा भानु सिंह ने फिर थाने पर संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बच्चे का अपहरण हो गया है, क्योंकि अगर आसपास होता तो जरूर अब तक वो लौट आया होता या उसका पता लग गया होता। पुलिस के ये पूछने पर कि आपको ये कैसे लगता है कि बच्चे का अपहरण हुआ है, क्या कोई फिरौती की कोई कॉल आई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फिरौती करने वाले या अपहरण के लिए पैसे की डिमांड करने वाले पहली बात ये कहते हैं कि अगर पुलिस को बताया तो बेटे से हाथ धो बैठोगे या बच्चे से हाथ धो बैठोगे। तो पुलिस इस मेंटलिटी को जानती है और उसको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉल आई हो रैंसम की और ये मारे डर के उस बात को छिपा रहे हैं। लेकिन फिर भी चाचा ये रिपीट करता रहा कि बच्चे का अपहरण हुआ है, आप लोग इस दिशा में प्रयास करें। बहरहाल पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था इसको वेरीफाई करने का, लेकिन उसने सीडीआर निकलवाई पिता की, माँ की और चाचा की। माँ, पिता और चाचा में सीडीआर में घटना यानी 5 बजे 29 नवंबर को 5 बजे के बाद से किसी तरह की कोई ऐसी कॉल नहीं मिली जिसको रैंसम कॉल समझकर या अपराधियों की कॉल को समझकर उसे ट्रैक किया जाता। बहरहाल पुलिस ने सीडीआर में एक चीज़ और देखी कि घटना के पहले से लड़की, बच्चे की माँ और उसके चाचा में बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती थीं। चाचा भानु को थाने पर बुलाया गया तो उसने कहा साहब मेरी भाभी हैं, घर का काम, जो हमारे भाई साहब बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, घर के सारे ज़रूरी सामान, सारा खाने पीने का सामान
सब भाभी मुझसे मंगाया करती हैं। बाजार जाके उनसे बात करना, कहीं बाहर रहें तो वो फ़ोन से बात करती हैं, और इस तरह से ये कॉल्स इस वजह से हैं। पुलिस को भी इस बात में दम लगा और फिर पुलिस ने इसके आगे उससे कोई पूछताछ नहीं की। 30 तारीख का पूरा दिन निकल गया। पुलिस ने 2, 4, 6 बार बात की, शाम तक सीडीआर की एनालिसिस कर ली। बच्चे के बारे में उसके 8 साल का था, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ दिन भर टीचर से बात की, उसके साथ के बच्चों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि क्या बच्चे का किसी से कोई झगड़ा हुआ था या किसी और बच्चे के पेरेंट ने क्या बच्चे की कोई शिकायत कभी टीचर या प्रिंसिपल से की थी। सारी कवायद करने के बाद भी पुलिस बैक टू स्क्वायर वन ही रही, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। तीसरा दिन यानी 1 दिसंबर की बात है। 1 दिसंबर को फिर सारे लोग इकट्ठा होकर पुलिस के पास पहुंचे कि साहब देखिए, इसमें अब तक कुछ नहीं पता लग रहा है, कुछ तो देखिए आखिर कहाँ है। पुलिस बार बार यही पूछती रही कि क्या कोई रैंसम कॉल तो नहीं आई है। आगरा और ख़ासकर वो जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है ग्वालियर के आसपास का, वहाँ पर अपहरण की बहुत का शुरुआत से ही, क्योंकि वो चंबल के बीहड़ वहीं से शुरू होते थे और पहले तो बहुत अपहरण हुआ करते थे, बच्चों के भी बड़ों के भी, और रैंसम भी कोई 10,000, 20,000, 25,000 जो रेवाइंस में जो लोग ले जाते थे अपहरणकर्ता, उनका रेट उस समय यही था। सामान्य लोगों की भी किडनैपिंग हो जाया करती थी। तो पुलिस उसी लाइन पर उनसे बार बार पूछ रही थी। सीडीआर में कोई बात नहीं पता लगी तो रिश्तेदारों का नाम पता पूछा गया। ऐसे रिश्तेदार जो इस बीच में उनके यहाँ मिलने आए, उनके भी सीडीआर को देखा गया कि हो सकता है रिश्तेदारों को किसी ने फ़ोन करके रैंसम की बात की हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। जब पुलिस अपनी तरफ से जो कर सकती थी कर रही थी, लेकिन एक चीज़ के लिए बच्चे के पिता यानी करण सिंह बार बार पुलिस से ये कहते थे कि साहब खोजी कुत्ते मंगवा दीजिए, उससे ये पता लग जाएगा बच्चा किस डायरेक्शन में गया है, ताकि हम लोग कुछ आगे की मेहनत कर सकें। लेकिन उनका नहीं ऐसा नहीं है, और फिर मैं बात कर रहा हूँ, बुलवाता हूँ, अभी मैं हेडक्वार्टर में बात करूँगा। वापस लौट के आने पर लोगों ने ये बताया कि साहब अगर कमिश्नर पुलिस से मिलके ये बात की जाए तो बच्चे का तो वो खोजी कुत्ता आ सकता है, वरना इतनी दूर खोजी कुत्ता कोई भेजेगा नहीं। और ऐसा कोई खाली अभी लड़का गायब ही हुआ है, कोई रैंसम कॉल नहीं आई है, तो ऐसे में कोई बहुत गंभीर घटना हुई होती तो शायद खोजी कुत्ता अपने आप थाने वाले बुलवा लेते। तो बहरहाल 1 दिसंबर को रौनक के पिता यानी रौनक के फादर यानी करण सिंह ने घर में ये ऐलान किया या कहा या बातचीत में ये हिंट दिया कि कल यानी 2 दिसंबर को मैं सवेरे अपने जो लोकल एक नेता हैं उनको लेके कमिश्नर पुलिस से मिलने जाऊंगा और उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि साहब वो स्नाइपर डॉग यानी खोजी कुत्ता भेज दीजिए। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खोजी कुत्ता भेजने से हमारे बच्चे का किस डायरेक्शन में कौन ले गया है इसका पता लग जाएगा। ये बात सबके सामने हुई। 2 तारीख को, इसके पहले कि वो 10 बजे पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाते, 2 दिसंबर को सुबह 6 बजे ही मोहल्ले की गली में एक बोरी में बहुत दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने देखा कि इस बोरी में से बहुत दुर्गंध आ रही है। उत्सुकतावश उस बंद बोरी को खोला गया और देखा कि उसमें रौनक की लाश पड़ी हुई थी। हल्ला हो गया, भीड़ तमाम जमा हो गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको बोरी को खोला, उसमें 8 साल के उस बच्चे रौनक की लाश थी। उसके सिर पे किसी गहरी चीज़ से प्रहार किया गया था और पूरा खून उसके शरीर में सूख चुका था, बिल्कुल ड्राई हो गया था। इसका मतलब कि 2-3 दिन पहले ही इसकी हत्या हुई थी और इस बीच में रक्त स्राव अपनी जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ सब जगह खून सूख गया है। पुलिस ने आनन फानन में मौके से डेड बॉडी को हटाने के लिए
उसका पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या का मामला हो गया। अब पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। लड़का कहाँ था, कैसे था, कब गायब हुआ। पहली बार जब पुलिस आई थी तो उसे घर के भीतर सीन ऑफ क्राइम को विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे ये बताया गया था कि घर के बाहर से खेलते हुए 5 बजे लड़का गायब हुआ है, लिहाजा भीतर जाने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस ने 2 सिपाही इधर 2 सिपाही उधर, इस कमरे में कहाँ सोता था, माँ कहाँ सोती थी, पिता कहाँ सोता था, चाचा कहाँ रहते थे। पुलिस जब चाचा के ऊपर वाले हिस्से पर, चाचा के मकान के पास पहुंची तो अचानक उसने नोटिस किया कि वहां पर खून के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। फिर उसको बैक ट्रैक किया तो पता ये लगा कि उसकी मां के कमरे से ही ये खून एक एक बूंद गिरता चला आया है। उसके बाद उस बूंद को, खून की बूंदों को ट्रेस किया गया तो छत के ऊपर पड़ी हुई तमाम लकड़ी, उपले, उनके नीचे बड़ी मात्रा में खून मिला। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि अपराध घर में ही हुआ है। और इस बीच जब तक पुलिस वो जांच पड़ताल कर रही थी और बॉडी मिली थी, उस समय सबसे ज़्यादा वो चाचा और लड़के की माँ, वो जैसे कहते हैं गिर गिर पड़ रही थी, बेहोश हो जा रही थी। लेकिन चाचा के कमरे से वो जो बूंद निकली थी और सामने ही उसे ढका गया था, तो पुलिस ये मान के चली कि अगर किसी दूसरे ने भी ऐसा किया है तो चाचा के कमरे से ही, और वहाँ जहाँ ज़्यादा ब्लड मिला है, यानी वहाँ छिपाया गया उस बॉडी को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि चाचा की नॉलेज में ना हो। पुलिस चाचा को थाने पर ले गई। थाने पर जैसे होता है हमेशा कि मैं तो साहब यहाँ था, मैं तो वहाँ था, मैं यहाँ से आया, लौट के आया, भाभी ने बताया, तब तक पिता भाई साहब आ गए, फिर हल्ला हुआ, फिर हम ही भाग के गए थाने पर। इस तरह की ड्रामेबाजी वाली बातें चाचा करता रहा। फिर सबको हटा के पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। चाचा पर, भानु सिंह पर जैसे ही पुलिस ने अपनी वाली शुरू की, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट में ही वो टूट गया और उसने बताया कि हाँ बिल्कुल सही है, मैंने और भाभी ने मिलकर इसे मारा है। मैंने कपड़ा धोने वाली उस मुंगरी से इसके सिर पे 6-7 प्रहार किए थे। पुलिस वाले भी सन्न हो गए कि पिछले 3 दिनों से यही आदमी सबसे ज़्यादा रो रहा था, यही आदमी सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था, यही आदमी बार बार पुलिस से अपना दुखड़ा रो रहा था, पुलिस को उसकी अकर्मण्यता पर पॉइंट आउट कर रहा था कि साहब इतने दिन हो गई, पुलिस ने अभी तक कुत्ता नहीं भेजा, अभी तक फलाना नहीं किया, अभी तक ढिकाना नहीं किया। इस तरह की बातें वही करता रहा। खैर, पूछा गया कि आखिरकार ये बात हुई क्यों तुमने ऐसा किया। उसने बताया कि मेरे और मेरे भाभी के संबंध थे। 29 तारीख को शाम को 4 बजे भाई साहब कहीं गए थे और देर रात में, बल्कि ये भी बताया कि किसी शादी में शामिल होने गए थे और उनके देर रात में आने की संभावना थी। मैं 4 बजे के आसपास अपने भाभी के साथ था और अंतरंग क्षणों में था, आपत्तिजनक स्थिति में था। इसी बीच में 4 बजे बाहर से खेलता हुआ रौनक आ गया। 8 साल का था, नेचुरली थोड़ा बड़ा हो गया था, उसे समझने में देर नहीं लगी कि हो क्या रहा है। उसने जोर से यही कहा कि अरे ये क्या हो रहा है। इतना कहना था कि माँ ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और फिर अपने देवर से, माँ का नाम, जिसका नाम यशोदा था, मृतक की माँ का नाम यशोदा था, उसने अपने देवर भानु से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा ये तो भी बाहर जाके सबको बता देगा। यशोदा ने तुरंत कहा ये कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसे मार डालो। मारेंगे नहीं तो आज नहीं तो कल ये किसी न किसी को बता देगा। कमरे के बाहर रखी हुई कपड़ा धोने वाली इस मुंगरी से माँ ने मुंह उसका बंद कर रखा था और पकड़ रखा था उसे एक तरह से। पीछे से सिर पर एक ही वार करने पर वो लड़का नीचे गिर गया
उसके बाद उसके सिर पर उस लकड़ी के बहुत वजनदार, जिसे मुंगरी कहते हैं, उस मुंगरी से 6-7 बार जब किए तो लड़का वहीं ठंडा हो गया। अपनी तरफ से पूरी सफाई से घर के उस हिस्से को जहाँ ये खून तमाम था, इसको साफ किया गया। और उसके बाद छत पर ही किनारे में जहाँ बहुत ढेर सारा सामान रखा हुआ था, उसमें वो फूस और उपले और इन सब सामानों के नीचे उसको रख के सामान ऊपर कर दिया गया। फिर बैठ के विचार किया गया कि क्या किया जाएगा। बूंदें जहाँ जहाँ गई थी उनको छोड़ के जहाँ उसे मारा था, जहाँ ढेर सारा खून बिखरा था, वो सब अच्छी तरह से साफ कर दिया। साफ भी किया, फिनाइल भी डाल दिया। उन्हें डर था कि कुत्ता जरूर आएगा और कुत्ता सूंघेगा। उसको फिनाइल से कई कई बार साफ किया गया। उसके बाद फिर वही हल्ला गुल्ला, रोना धोना, चिल्लाना, सिर पीटना, सिर पटकना, ये सब देवर और भाभी ने शुरू किया। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस में गए, गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस आई भी, जांच करके चली गई। लेकिन जब 1 दिसंबर को शाम को करण सिंह ने सबसे ये कहा कि कल मैं सवेरे कमिश्नर से मिलने जाऊंगा और बिना खोजी कुत्ते का आदेश कराए मैं लौटूंगा नहीं। जिन जिन लोगों को मुझे इस काम की जरूरत, जिन जिन लोगों की पड़ेगी, उनको भी साथ ले जाऊंगा। उसके बाद देवर भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी कि अगर कुत्ता आया तो वो बॉडी तक पहुंच जाएगा, और बॉडी तक पहुंचेगा हम ही पकड़े जाएंगे, मेरे कमरे के ठीक बाहर है। दोनों ने रात में तय किया कि क्या करना चाहिए। तब ये तय हुआ कि इसको सबसे पहले रात में बोरी के भीतर डाल दो। बॉडी अकड़ गई थी, 3 दिन हो गए थे, हालांकि मौसम उतना गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी हाथ पैर अकड़े हुए थे। किसी तरह हाथ पैरों की हड्डियों को तोड़कर उसे बोरी के अंदर भरा। उसकी माँ ने बोरी को ऊपर से बांधा और एक रस्सी से छत से उसे नीचे लटकाया। नीचे चाचा भानु खड़े हुए थे। भानु ने उसे बोरी को नीचे पकड़ा, रस्सी को खोलकर वहां से आगे बढ़ के गली के किनारे जहां अंधेरा था वहीं पर उस बोरी को फेंक दिया। और फिर जो होना था वही हुआ कि अगले दिन सुबह लोगों ने, वो अब 3 दिन की लाश हो गई थी, दुर्गंध आने लगी थी, लोगों ने नोटिस किया, पुलिस आई और डेड बॉडी बरामद कर ली गई। पुलिस ने इस स्वीकारोक्ति के बाद जो जो बातें कही गई थीं, वहाँ के खून के सैंपल कितने दिन पुराने थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस समय की मृत्यु का समय क्या दिया हुआ था, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उन दोनों को, भाभी और देवर को, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और पुलिस ने वहां कहा भी कि यही दोनों सबसे ज्यादा रो रहे थे, सबसे ज्यादा दहाड़ रहे थे, सबसे ज्यादा नाटक कर रहे थे। और तभी हम लोगों को शक हो रहा था कि कुछ न कुछ बात ऐसी जरूर है जो इन दोनों को पता है। पिता हतप्रभ था, परेशान था, किंकर्तव्य मूड था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये समझ में आ गया कि पिता इस पूरी कहानी से के गोले से बाहर है और जो कुछ भी है इन्हीं दोनों के पेट में है। और फाइनली हत्या का ये राज खुला, दोनों जेल भेजे गए। आज की घटना, मैंने जानी कितनी घटनाओं में ये जिक्र किया होगा कि पुत्रम कुपुत्रो जायेत और क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। यानी देव अपराध क्षमापन स्रोत में कुल 12 स्रोत हैं, 12 श्लोक हैं। देव्य अपराध क्षमापन स्रोत के 12 श्लोक में आदि शंकराचार्य ने 3 श्लोकों के अंत में यही पंक्तियां लिखी हैं कि पुत्रम कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। मतलब ये हुआ कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता
कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा आदि शंकराचार्य ने इस दिव्य अपराध क्षमापण स्रोत के 12 में से 3 श्लोकों में लास्ट में यही लिखा है। यानी वो बार बार, यानी 3 बार आदि शंकराचार्य ने ये रिपीट किया था कि माता कुमाता नहीं हो सकती। ये स्त्री शक्ति पर, स्तुति पर उन्होंने ये श्लोक लिखे थे। लेकिन जो इस समय ये बड़े वाले देवता हैं, मोबाइल देवता ने यूट्यूब पर, रील्स पर, जाने ऐसा क्या क्या, कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाई न देते, जो दिखाते न हो ये मोबाइल देवता। और ये देख देख कर सारी बुद्धि कुंद हो गई। अपने काम की चीज देखना, अपने शारीरिक सुख की चीजें देखना, धीरे धीरे बुद्धि पर पर्दा पड़ गया और कामुकता सब रिश्तों से ऊपर हो गई, चाहे भाभी की हो, चाहे देवर की हो। शारीरिक सुख मातृत्व सुख से ऊपर हो गया। कोई मतलब नहीं रह गया संस्कृति का, या जो कई पीढ़ियों से जो चला रहा है समझने सोचने का, जो नियम कानून समाज के सामान्य नियम कानून चल रहे हैं, वो सब खत्म हो गए और शारीरिक सुख मातृत्व सुख से ऊपर हो गया। अपने ही बेटे को मारने के लिए अपने देवर को उसने इसलिए कहा कि कहीं ये सबको बता न दे। अब सवाल ये है कि तू फिर ऐसा किया ही क्यों? ऐसा क्यों काम किया जिसमें ये डर लगे कि सबको पता न लग जाए? दूसरी बात यह है कि क्या बेटे को मार देना ही एकमात्र विकल्प था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन बुद्धि कुंद हो गई है, सब चीजें समाप्त हो गई, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है। बच्चा ही था 8 साल का, माँ थी, अलग से बुला के समझाती बुझाती, उसे कुछ खिलाती पिलाती, लाड़ करती, दुलार करती, प्यार करती और ये कहती कि बेटा ये बात किसी से मत कहना। बच्चा है, माँ से अलग न जाता, कभी नहीं कहता। लेकिन वही है, अगर वो प्यार से समझाया गया होता तो वो कभी नहीं कहता, मान जाता। लेकिन उस समय तो यही लगा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए मार दो। अच्छा, दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर घर का अपराध घर के सदस्य द्वारा ही किया गया हो तो जिसने ये अपराध किया है वो अपने आप को निरपराध साबित करने के लिए या निरपराध दिखाने के लिए परिवार और पुलिस के सामने सबसे ज़्यादा रोता चिल्लाता है, सबसे ज़्यादा ड्रामा करता है, सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि लोग देख लें कि मैं बेहोश हो के गिर पड़ रहा हूँ, कितना मैं कष्ट में हूँ, कितना मेरे दिल को दुख हुआ है ये ऐसा होने पर। मैंने कल की घटना में बताया था कि भतीजों ने चाचा की हत्या कर दी और सबसे ज़्यादा वही दोनों भतीजे ढूंढने में लगे, सबसे ज़्यादा भतीजे रोने में रहे। कारण पता करने के लिए जिन जिन लोगों ने ब्याज लिया था चाचा से, एक एक को ढूंढ के 10 मिनट में पुलिस के सामने हाजिर कर दिया। इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी दोनों ने की। तभी पुलिस को शक भी हो गया कि कुछ ज़्यादा ही तेजी दिखा रहे हैं ये दोनों भतीजे, और पुलिस को जो ये एक्स्ट्रा विधवा विलाप था ये कुछ कुछ समझ में आ गया भतीजों का, और फिर उसका इसी बिना पर, पुलिस के इसी शक पर उनसे पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। उसके पहले एक और घटना मैंने दिल्ली में ट्रिपल मर्डर की बताई थी कि एक लड़के ने, अर्जुन नाम था उसका, अपने माँ, बाप और बहन तीनों की हत्या कर दी थी, चाकुओं से गला काट के हत्या कर दी थी। और उसके बाद इत्मीनान से मॉर्निंग वॉक पे चला गया। जब लौट के आया तो फिर उसने भी शुरू किया वही ड्रामा। इतना रोया, इतना चिल्लाया, चिघाड़े मार मार के रोया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी किया है, मेरे बाप आर्मी में थे, मैं ज़मीन से निकाल लूँगा, खोद के निकाल लूँगा। ये बात मोहल्ले वालों के सामने भी और पुलिस के सामने भी वो
करता रहा। और उसने तो और हद कर ली, आंखें अपनी उलट ली, दांत सारे भींच लिए और थोड़ी देर के लिए सांस भी रोक लिया। पूरा मोहल्ला पानी गिलास में और मग में ला के चेहरे पर लौटने लगा कि ऐसा तो नहीं मर गया हो। फिर उठा, फिर वही रोने गाने लगा। और उसके इसी हरकत से पुलिस को शक भी हुआ। इसी हरकत से पुलिस को शक हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और बाद में पुलिस का ये शक सही भी निकला, हत्या का पर्दाफाश भी हुआ। यही वजह है कि पुलिस घटनास्थल पर यानी सीन ऑफ क्राइम को जब भी विजिट करती है तो संजीदा पुलिस अफसर ये सब चीज़ों को नोटिस करते हैं कि किसके एक भी आंसू नहीं आए, कौन जार जार रो रहा है, कौन रो रो के बेहोश हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुलिस वालों की आंखें इस चीज़ को देख लेती हैं या समझ लेती हैं या उनका सेंस काम करने लगता है। आप भी अगर अपराध के किसी ऐसे मौके पर जाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखें, सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। जब पुलिस उस घटना का पर्दाफाश करेगी तब आपको लगेगा कि हाँ, आपका गेस बिल्कुल सही था। इसलिए रिश्तों का सम्मान करिए और कोई काम छिपाकर ऐसा मत करिए जिसके ओपन होने के डर से आपको किसी की जान भी लेनी पड़े। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।